चलिए आज के वीडियो में वर्ग अष्टम के लिए अघोष एवं घोष व्यंजन ये वर्ण क्या है। सबसे पहले उससे पहले थोड़ा वर्ण परिचय हम जान लें, क्योंकि घोष अघोष को जानने के लिए वर्ण के संबंध में जानना अधिक आवश्यक है। और वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण आप सभी जान रहे हैं, जिसको बोलने में, जिस अक्षर को बोलने में किसी की सहायता लेनी न पड़े स्वर कहलाता है, और जिस अक्षर को बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़े, स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़े, वह व्यंजन वर्ण कहलाता है। स्वर वर्ण बोलना तो जरूरी नहीं, लेकिन फिर भी बोल देते हैं। स्वर वर्ण लगभग 11 है। अ आ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ 11 ये स्वर है। ध्यान रहे, स्वर में अंग अह नहीं है, क्योंकि अंग अह दूसरा चीज है। अब रह गया व्यंजन वर्ण। हम व्यंजन को परिभाषित करेंगे, क्योंकि व्यंजन से संबंधित भी हमको अघोष एवं घोष की बात करनी है। सबसे पहले व्यंजन वर्ण को 3 भाग में बांटते हैं। पहला क्या है? स्पर्श, दूसरा है अंतस्थ और तीसरा है उष्ण। स्पर्श, अंतस्थ और उष्ण। अब ये स्पर्श, अंतस्थ और उष्ण है क्या? ये व्यंजन का प्रकार है, माने बोल कौन वर्ण कैसे बोलते हैं, ये उसी को स्पर्श, उसी को अंतस्थ और उसी को उष्ण कहते हैं। पहला है, जैसे हम क वर्ग को लीजिए। क वर्ग, क वर्ग का मतलब है क ख ग घ ङ। दूसरा है च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, और प वर्ग। ये सभी स्पर्श व्यंजन हैं। ये क वर्ग का 5, च वर्ग का 5, इसका 5 और 5, 10, 15, 20 और 25। ये 25 वर्ण जो व्यंजन वर्ण हैं, ये व्यंजन कहलाते हैं। ये स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन का मतलब जिसका उच्चारण करने में, जिसको हम बोलते हैं, जैसे क बोलने में कहीं ना कहीं जीव, तालु, दंत, ओष्ठ ये का स्पर्श हो रहा है। ये का जीव का, तालु का, मूर्धा का, दंत का और ओष्ठ का, इन पांचों का कहीं ना कहीं स्पर्श हो रहा है। इन पांचों चीज का जहाँ स्पर्श होता हो वो व्यंजन वर्ण, वो वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये पांचों स्पर्श व्यंजन है। अब ये 5 तो हो गया स्पर्श। अंतस्थ क्या है? और अंतस्थ में जान लीजिए कौन है। इसके अलावे य, र, ल, व, य, र, ल, व, य, र, ल और व, ये अंतस्थ है। अंतस्थ व्यंजन है। इसका क्या है भाई? अंतस्थ व्यंजन का इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठ के परस्पर सटने से, ये ऐसे नहीं बोलेंगे। अंतस्थ का मतलब ये जीभ, तालु, मुंह का अंदर का भाग, ये इनको बोलने में जीभ का, तालु का, दांत का और ओष्ठ का, ये सबका थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं स्पर्श होते जाता है। इसमें सबका एक साथ नहीं होता, इनमें सबका लगभग एक साथ होता है, इसलिए अंतस्थ है। और अंदर ही अंदर होते रहते हैं, बाहर दिखता नहीं कुछ। जैसे इसका है, किसी का है कंठ से, किसी का है दांत से, किसी का है तालु से, किसी का मूर्धा से, अलग अलग, लेकिन ये कुल मिलाकर स्पर्श है सब। इसलिए य, र, ल और व ये अंतस्थ है। ये दांत, जीभ, मूर्धा और तालु ये सब स्पर्श अंदर ही अंदर होते हैं, तब ये इसका उच्चारण होता है। लगता है समझ गए होंगे आप। इसका मतलब, परंतु यह पूर्ण स्पर्श तो करता है,
या र ल और व ये स्पर्श होता है, लेकिन पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल हल्का, अंदाज नहीं लगा। ये गौर करने पर जब स्वयं बोलेंगे और बोलकर अंदाज लेंगे कि दांत का उच्चारण कैसे हो रहा है, ओष्ठ कहाँ सट रहा है, तालु कहाँ सट रहा है, जिह्वा कहाँ जा रही है। य बोलेंगे, य बोलने पर गौर करेंगे, य बोलने में जिह्वा कहाँ गया, तालु के नजदीक थोड़ा सा जाता है, हल्का सटता नीचे आता है, दांत भी कर प्रयोग हो रहा है, ये गौर करेंगे स्वयं, तब पता चलेगा। इसका मतलब ये अंतस्थ है। अब बच गया उष्ण। अब उष्ण क्या है भाई, हमने कहा था कि 3 होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और उष्ण। ये 3 भाग में बांटा गया था। एक भाग हुआ स्पर्श, ये पूरा, दूसरा भाग है अंतस्थ, य र ल और व। अब उष्ण क्या है, तो उसमें है श, श और स, एक है ह। ये 4 जो य र ल व में आता है, श, श, स और ह, यह उष्ण व्यंजन, ये उष्ण है। उष्ण का मतलब इसका उच्चारण करने में दांत ओष्ठ का प्रयोग कम, हकार जैसी ध्वनि आती है, सांस थोड़ा हवा निकलती है, और हवा जो निकलती है वो गर्माहट नहीं है, उसमें उष्ण का मतलब गर्म, हवा ज्यादा निकलना, जब ज्यादा निकलेगा तो उसमें गर्माहट आएगी, अंदर से सांस निकलेगा गर्माहट आएगी। इसको बोलने में हवा इसका ज्यादा निकलता है, छोड़ते हैं, सांस का ज्यादा प्रयोग होता है, जैसे श, श, स और ह। दांत ओष्ठ जिह्वा थोड़ा थोड़ा स्पर्श तो करता ही है, कहीं ना कहीं कर रहा है कोई, और लेकिन हवा ज्यादा निकलती है, सांस ज्यादा निकलती है, अतः इसको हम उष्ण व्यंजन कहते हैं। लगता है समझ गए होंगे। व्यंजन वर्ग को 3 भाग में बांटा गया है। अभी इतना मैं इसलिए बोला क्योंकि हमको अघोष और सघोष बताना है, और अघोष और सघोष बताने के लिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो ये बोलना पड़ेगा, इसलिए मैं बोल दिया पहले। इस स्पर्श, अंतस्थ और उष्ण, अब हम ये वर्ग प्रयोग ना करेंगे, इसका हम बोलेंगे स्पर्श क्या है, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन लगते हैं। घोष अघोष को बताने के लिए हम यह बताएंगे। हम ये 3 तरह के व्यंजन को 3 भाग में बांटा। स्वर सभी जान रहे हैं, पुनः एक बार बोल देता हूँ। स्वर 11 है, अंग अ, थोड़ा उसका भी परिचय जान ही लीजिए। स्वर 11 है, अ आ, ई उ ऊ, ऋ ए ऐ ओ औ। हो गया 10, 1, 11। ये स्वर है, बिल्कुल स्वतंत्र बोले जाते हैं, किसी की आवश्यकता नहीं। अब उसमें आता है अंग और अ, मैं लिख देता हूँ इसे। अंग अ, ये स्वर नहीं है, अंग अ जो, जिसको हम ये और अनुस्वार और विसर्ग बोलते हैं। यह न स्वर है और न व्यंजन है क्या भाई? यह न स्वर है और न व्यंजन है, तब इसको हम बोलते हैं हिंदी व्याकरण में अयोगवाह। अयोगवाह बोलते हैं। मैं तो अभी स्वर और व्यंजन की बात कही थी, तो फिर अंग और अ, न यह पूर्ण स्वर है न पूर्ण व्यंजन है। अवाह अंग स्वर का भी और ये इसका व्यंजन का भी, इसलिए यह अयोगवाह है, अर्थात नाद इसको बोलते हैं। नाद एक तरह नाद स्वर है। नाद माने आवाज, एक ऐसा आवाज अयोगवाह, ये दोनों में प्रयोग होता है, न स्वर है न व्यंजन है, दोनों के बीच वाला भी है, इसलिए बीच दोनों के बीच वाले को हम नाद बोलते हैं। वर्णों का परिचय समझ गए होंगे। और इस वर्ण परिचय के बाद हम बताएंगे अल्पप्राण, ये अघोष एवं घोष। अगले वीडियो में अघोष, सघोष और उसी से संबंधित अल्पप्राण और महाप्राण। फिलहाल इसका परिचय जान लीजिए। अब हम बताने जाएंगे अगले वीडियो में अघोष, सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। धन्यवाद। चलिए आज के वीडियो में स्वागत है। अभी इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था व्यंजन का भाग, अंतस्थ, उष्ण और स्पर्श व्यंजन होता क्या है। स्पर्श, अंतस्थ और उष्ण व्यंजन होता क्या है बता दिए थे। अब उस व्यंजन को ध्यान में रखते हुए हम बताएंगे अघोष और घोष व्यंजन क्या होता है। अघोष क्या है और घोष क्या है, वर्ग 8 वाले के लिए ज़्यादा उपयोगी है। परीक्षाओं में कभी कभी ये पूछे जाते हैं, अघोष क्या है, घोष क्या है, फिर अल्पप्राण क्या है, महाप्राण क्या है।
आज इन बातों की चर्चा मैं कर रहा हूँ। स्वर की बात इसमें नहीं है, स्वर तो मैं बता दिया हूँ, ध्यान में रखेंगे, स्वर बता दिए हैं। दूसरा है आघोष और घोष। आघोष क्या है? हम जो उच्चारण करते हैं, वर्ण का जो हम उच्चारण करते हैं, उसका उच्चारण तंत्री है, जहाँ से कंठ से आवाज निकलती है यहाँ पर, और यहाँ पर आवाज जो यहाँ से हम निकालते हैं, उस आवाज, उस स्वर व्यंजन को निकालने में, उस वर्ण को निकालने में जो यहाँ की स्वर तंत्रियाँ हैं, जो यहाँ जहाँ से आवाज निकलती है, जो तंत्रिका है, इस तंत्री के बोलने में एक झंकृति एक उत्पन्न होता है, एक झनकार उत्पन्न होती है, एक झंकृति उत्पन्न होती है, एक कंपन सा होता है, कंठ में कंपन सा होता है, जिसके बोलने में उस तंत्र को में कंपन कितना हुआ, कितना न हुआ, हुआ या नहीं हुआ, यही घोष और अघोष है। जिस वर्ण को बोलने में स्वर तंत्र, आवाज की जो हमारी तंत्री है, उसमें कंपन हो और कंपन न हो, याद रखें। अघोष क्या है? अघोष वही है कि स्वर्ण तंत्री जिस व्यंजन के बोलने में जिस वर्ण के बोलने में उसे अघोष कहते हैं। जो मैंने बोला उसको परिभाषित कर दिया कि जिस वर्ण के बोलने में जो हमारे कंठ में जो स्वर तंत्र है यानी कंठ है, वहाँ उस पर कंपन उत्पन्न न हो, वो अघोष कहलाता है। ऐसा वर्ण है कौन भाई? ऐसा व्यंजन है कौन? तो प्रत्येक वर्ग का, मैंने कहा था वर्ग का वर्णन के लिए क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर इसमें आता कौन है? पहला और दूसरा वर्ण अघोष है। प्रत्येक वर्ग का, यानी प्रत्येक वर्ग का देखिए, क वर्ग का पहला क्या है? क, ख, च, छ, फिर है ट और ठ। इसी तरह से पहला और दूसरा, यानी स्पर्श व्यंजन का पहला और दूसरा है। अब है अंतस्थ में चाहिए प्रत्येक वर्ण का जिसमें कंपन नहीं हो, पहला दूसरा, और अघोष है। इसके अलावा स, श, स और स, तीन गो, यानी अंतस्थ व्यंजन इसमें आ जाएगा। एवं अंतस्थ, अंतस्थ में फिर लिख देता हूँ, ऐसे लिखना नहीं था, मैंने कहा था कि अंतस्थ ही प्रयोग करूंगा, लेकिन अंतस्थ याद रखेंगे कौन है? य, र, ल, गलती ज्यादा लगो। इसके अलावा ये तो हो गया ज्यादा घोष में गलती होगा थोड़ी, ये नहीं होगा, ये तो घोष वाला लिखा है, माफ करेंगे, ये नहीं। एवं उष्म का ये श, श, स, य, ये अघोष है। इतना। फिर से एक बार, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, जैसे क वर्ग का क ख, च वर्ग का च छ, ट वर्ग का ट ठ, त वर्ग का त थ, प वर्ग का प फ, और ये श, श और स, ये अघोष व्यंजन कहलाता है। अघोष जान गए होंगे? अघोष माने जिसमें आवाज में अ का मतलब नहीं, आवाज नहीं उत्पन्न हो, माने जकंठ से झंकृति उत्पन्न न हो, सो अघोष। और झंकृति उसके उल्टा
घोष क्या है? इसमें झंकृति उत्पन्न हो, बोलने में नाद उत्पन्न हो, स्वरतंत्री यहाँ झंकृति हो, झंकृत आज हो जाए, कंपन होने लगे। और बच क्या गया? जब क ख पहला और दूसरा घोष में आ गया तो जो बचा हुआ है यानी तीसरा, वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, ये कहलाएगा आपको। बच गया ये पहला, दूसरा के बाद तीसरा, चौथा और पांचवा। पांच एक वर्ण में क, ख, ग, घ, रंग, ये पांच वर्ण। पांच वर्ण में दो आ गए, एक और दो, यानी क ख निकल गया तो बच गया को तीसरा, यानी तीसरा में कौन बच रहा है? ग, घ और अंग। उसी तरह च वाला नहीं, छ वो भी नहीं, ज, झ और य। फिर ड ठ आघोष में है तो ड ठ के बाद चलिए ड, ढ, ण। फिर त थ आघोष में है तो द, ध और न। ये तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण ये घोष आ जाएगा। दूसरा ये आ गया है उष्म, हम ले लिए हैं तो अंतस्थ व्यंजन एवं अंतस्थ व्यंजन। ये लिखना आवश्यक है, ऐसे तो मैं बोल चुका हूं। अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ कौन है? अंतस्थ में य, र, ल और व। क्योंकि इसमें आ गया है, उसमें आ गया है तो बचा हुआ क्या है? तो अंतस्थ यानी य, र, ल और व, ये घोष है। एक बार पुनः इसको, अघोष कौन है? जिस वर्ण, जिस व्यंजन, जिस वर्ण, जिस अक्षर को बोलने में हमारा स्वर तंत्र झंकृत न हो। अघोष प्रत्येक वर्ण का पहला दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, और उष्म व्यंजन अघोष होता है। दूसरा बच गया घोष। तो घोष का क्या पहचान है? घोष का पहचान है कि जिसके बोलने में हमारा स्वर तंत्र जो झंकृत हो, इसमें कंपन हो, ऊपर वाले अघोष में स्वर तंत्र झंकृत न हो, कंपन न हो, और घोष में कंपन हो। तो कंपन हो तो उसमें कौन आता है? तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग, यानी ग, घ और ङ। उसी तरह से और अन्य वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग। और अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ में क्या है? हमने पहले वीडियो बताया था कि य, र, ल और व, यह अंतस्थ व्यंजन है। ये अंतस्थ व्यंजन ये क्या है? आपको घोष वर्ण है। मुझे लगता है आप घोष और अघोष समझ गए होंगे। दूसरे शब्दों में इसको कभी कभी परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं अघोष और सघोष, वहाँ कंफ्यूजन में नहीं पड़ेंगे, वहाँ अंतर्द्वंद में नहीं आएंगे। अघोष और सघोष भी कभी कभी बोले जाते हैं, इसलिए घोष, अघोष और घोष भी, अघोष और सघोष भी, दोनों बात बराबर, ये समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण, ये अल्पप्राण और महाप्राण क्या है? इसी वर्ण का एक भाग है, ये वर्ण में ही आता है। ये अल्पप्राण की, जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है, अल्पप्राण माने प्राण माने जीवन, यानी प्राण माने जीवन, माने जीवन माने सांस। इसमें सांस अल्प हो, कम हो, यानी जब हम वर्ण का उच्चारण करते हैं तो सांस हम निकलते हैं बाहर, किसी में कम, किसी में ज्यादा। तो ये जिसमें कम निकले, अर्थ स्पष्ट है शब्द बोलने से ही। अल्प माने थोड़ा बहुत कम, अप्राण माने श्वास, जिसमें श्वास कम निकले, यानी जिस वर्ण का उच्चारण करने में मुंह से सांस कम निकलती हो वो अल्पप्राण का है।
अल्प प्राण। मैं बोला, उसको लिख भी दिया कि जिस व्यंजन का उच्चारण करने में मुंह से सांस कम निकलती हो वो अल्प प्राण कहलाता है। अब इसमें ऐसा कौन बोल रहा है भाई, ये कौन कौन है भाई? तो प्रत्येक वर्ग का 1, 3 और 5, थोड़ा सा पहले वाले से भिन्न रहेगा। प्रत्येक वर्ग का 1, 3 और 5 वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग। फिर से बोल देता हूं, जैसे क वर्ग को लीजिए, क वर्ग में पहला कौन है? क। तीसरा कौन है? ग। पांचवा कौन है? अंगम। च वर्ग में पहला कौन है? च। तीसरा है ज और पांचवा है य। अब इसको आप बोल कर कोशिश करेंगे और गौर करेंगे तो लगेगा कि इसके उच्चारण करने में, पहला, तीसरा और पांचवा का उच्चारण करने में मुंह से सांस कम निकले। तो जिसमें मुंह से सांस कम निकले वो अल्प प्राण। और तब फिर महाप्राण का क्या है? तब महाप्राण का मतलब ये है, अल्प माने थोड़ा, महा माने थोड़ा ज्यादा, माने ज्यादा मात्रा में सांस निकले। इसके विपरीत जिस व्यंजन के उच्चारण करने में, इसमें और थोड़ा सा इसमें छूट गया था, बता देते हैं। जैसे अंतस्थ भी है इसमें, अल्प प्राण में इसमें वायु कम निकलती है, मुंह से वायु कम निकलती है। तो इस प्रत्येक वर्ग का 1, 3 और 5वां वर्ग, और इसमें आ जाता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ में कौन कहे थे हम लोग? अंतस्थ में य, र, ल और व एवं अंतस्थ आते हैं। लिखना अनिवार्य नहीं है, कई बार लिख चुका हूं, इसलिए समझ लीजिए। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल और व। अल्प प्राण में कौन आते हैं? जिस व्यंजन का उच्चारण करने में मुंह से सांस कम निकलती हो उसे अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, उसके अलावे अंतस्थ आते हैं, अंतस्थ व्यंजन आते हैं, अर्थात य, र, ल और व। स्पष्ट हो गया होगा। अब चलिए दूसरा है महाप्राण। जिस व्यंजन के उच्चारण करने में अधिक सांस निकलती हो, जिस व्यंजन का कौन आएंगे इसमें? जैसे पहला, तीसरा और पांचवा जब अल्प प्राण में है तो इसके अलावा कौन बच गया? दूसरा और चौथा वर्ण। इसमें कौन आएगा? प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा एवं चौथा वर्ण। जैसे प्रत्येक वर्ग का क वर्ग का देखिए, क वर्ग में कौन है? क वर्ग में दूसरा कौन है? ख, और चौथा कौन है? घ। उच्चारण करके देखेंगे। च वर्ग में कौन है? छ, और चौथा कौन है? ज, झ। क्या है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण। और हमने कहा था उस पर है, उसके अलावा अब कौन व्यंजन बच रहा है? जब ये सांस अधिक निकलता है, पहला, तीसरा, पांचवा हो गया ये अल्प प्राण में। उसके अलावा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल और व। और इसके अलावा इसके बाद जो बच गया, तो बच गया कौन? बच गया इसके बाद दूसरा और चौथा। फिर इसके बाद एवं ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। फिर से एक बार समझ लीजिए, ऊष्म व्यंजन पहले बता चुका हूँ वीडियो में, लेकिन ऊष्म व्यंजन कौन है? ऊष्म व्यंजन जिसके बोलने में सांस अंदर से निकले और गर्माहट लिए निकले, उसमें अधिक सांस निकले, वो कौन है ऊष्म व्यंजन? जैसे फिर से श, श, ख और श।
इसको ऐसे भी बोलते हैं तालव्य स, जिसका उच्चारण तालु से, मूर्धन्य स जिसका मूर्धा से, और दंत स जिसका उच्चारण करने में दांत और ओष्ठ का प्रयोग दांत से स। ये उष्म व्यंजन महाप्राण में कौन? महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण। इसके अलावा उष्म व्यंजन महाप्राण। अल्पप्राण में कौन? प्रत्येक वर्ग का 1, 3 और 5, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन। ये अल्पप्राण और ये महाप्राण। मुझे लगता है कि आप अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष और घोष समझ गए होंगे, इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। आज के बाद वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगली मुलाकात होगी अगले वीडियो में।